This is Punesh Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic backward chaining in artificial intelligence. So, what are the various reasoning or chaining techniques in artificial intelligence? So, there are mainly two ways to perform the chaining in artificial intelligence, which are as forward chaining and backward chaining. First one is a forward chaining. It is the inference strategy that starts with initial state and attempts to reach up to the goal state. तो फॉरवर्ड चेनिंग के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है इन प्रीवियस वीडियो एंड नाउ एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न वी हैव टू गो फॉर सेकंड चेनिंग टेक्निक दैट इज व्हाट बैकवर्ड चेनिंग. So backward chaining is an inference strategy that attempts to prove a hypothesis by gathering the supporting information. So particularly in backward chaining, first we have to understand the working principle. In backward chaining, we begin with a goal which we want to prove. Then it first checks the working memory to see if the goal has been previously added. And this step is very important. क्योंकि हो सकता है कि करंटली जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं उस प्रॉब्लम को हमने इससे पहले सॉल्व किया होगा. एंड दैट्स व्हाई बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वर्किंग मेमोरी को कंसल्ट करके क्या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमने प्रीवियसली सॉल्व तो नहीं किया, ये चेक करना जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई in order to perform this particular step, we have to consult the working memory and we have to check whether the goal has been previously added to the working memory or not. And if it is not added, then we have to move forward to step 3. That is, if the goal has not been previously proven, then the system searches its rules looking for one or more that contain goal in then part, and this type of rule is called goal rule. तो अगर अभी तक के जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो वाली चीज अगर हमने प्रीवियसली प्रूव नहीं की है तो देन वी हैव टू गो फॉर द नॉलेज बेस. और नॉलेज बेस में हमारे काफी सारे रूल्स रहेंगे. तो नॉलेज बेस में हमें ऐसे रूल को सर्च करना है जिसके देन पार्ट में हमें जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो वो वाला चीज हो. इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं. इफ द गोल हैज नॉट बीन प्रीवियसली प्रूवन मींस जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है वो वाली चीज अगर वर्किंग मेमोरी में अगर एडेड नहीं है इसका मतलब इस प्रॉब्लम को हमें नए सिरे से सॉल्व करना है. और जब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम नए सिरे से सॉल्व कर रहे हैं तो एट दैट टाइम वी हैव टू कंसल्ट द नॉलेज बेस. और नॉलेज बेस में काफी सारे रूल्स रहेंगे. तो ये सारे रूल में से एक सिंगल रूल या मल्टीपल रूल को सर्च करेंगे जिनके की देन पार्ट में हमारा गोल एग्जिस्ट करता हो. ऐसे रूल जिनके देन पार्ट में हमारा गोल एग्जिस्ट करता हो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए गोल रूल. तो जैसे ही हमें गोल रूल मिल जाएगा then the system checks to see if the goal rules premises are listed into the working memory. अभी हमने गोल रूल को आइडेंटिफाई कर दिया. अब गोल रूल कौन सा था जिसके देन पार्ट में हमारा गोल एग्जिस्ट करता. तो जब कभी भी हमारे पास कोई रूल रहेगा तो रूल में दो पार्ट रहेंगे, एक तो इफ पार्ट और दूसरा रहेगा देन पार्ट. तो देन पार्ट में अगर गोल है इसका मतलब वो वाला रूल कौन सा होगा, गोल रूल. तो अभी गोल रूल के फर्स्ट पार्ट में यानी इफ वाले पार्ट में मल्टीपल प्रीमाइसेस रहेंगे या सिंगल प्रीमाइस हो सकता है. तो अभी ये सिंगल प्रीमाइस या मल्टीपल प्रीमाइसेस हमारे वर्किंग मेमोरी में एडेड है क्या ये हमें चेक करना पड़ेगा. एंड इफ प्रीमाइसेस आर नॉट लिस्टेड देन दिस न्यू प्रीमाइसेस विल बिकम सब गोल फॉर अस. और अभी हम ये सब गोल को सपोर्ट करने वाले रूल को सर्च करेंगे और इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम रिकर्सिव मैनर में अप्लाई करते जाएंगे. तो दिस इज व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैकवर्ड चेनिंग. And now, with respect to one example, we have to demonstrate how backward chaining mechanism works. So for simplicity, here we have taken one example of medical diagnosis. तो हमारे सिस्टम या नॉलेज बेस में कुछ रूल्स है और टोटल हमारे पास 3 रूल है. फर्स्ट रूल इज इफ there are signs of throat infection and there is evidence that organism is streptococcus, then the patient has strep throat. Then we have rule 2, if the patient's throat is red, then there are signs of throat infection. And rule 3 is if the stain of the organism is grampus and the morphology of the organism is coccus and the growth of the organism is in chains, then there is evidence that organism is streptococcus. तो इस तरीके से हमारे पास 3 रूल है जो कि हमने हमारे नॉलेज बेस में स्टोर करके रखे हैं. फर्स्ट रूल जो है यहाँ पे मल्टीपल प्रीमाइसेस है. आप देख सकते हैं इफ पार्ट में 2 प्रीमाइसेस है. देन वी हैव रूल 2, दिस इज व्हाट सिंपल रूल जहाँ पे सिंगल प्रीमाइस है. और रूल 3 जो है वो फिर से कॉम्प्लेक्स रूल है जिसमें हमारे पास टोटल 3 प्रीमाइसेस है. एंड नाउ वी हैव वन पेशेंट.
And after a discussion with patient, doctor gets the information, and on the basis of that information, doctor believe that the patient has strep throat. तो यहाँ पे डॉक्टर ने पेशेंट के साथ डायग्नोसिस करते हुए सस्पेक्ट कर लिया कि पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट। एंड नाउ बैकवर्ड चेनिंग जब हम अप्लाई करेंगे तो बैकवर्ड चेनिंग अप्लाई करके किस गोल के साथ हमें स्टार्ट करना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बैकवर्ड चेनिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो बैकवर्ड चेनिंग में हमेशा हम गोल के साथ स्टार्ट करते हैं और इनिशियल स्टेट तक के पहुंचते हैं। तो डायरेक्टली हमारा गोल जो है द पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट, इस गोल को हमने यहाँ पे सस्पेक्ट कर लिया है एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट। तो बैकवर्ड चेनिंग मैकेनिज्म इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करता है दैट वी हैव टू स्टडी। तो हियर वी हैव सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इनिशियली हमारा वर्किंग मेमोरी एम्प्टी रहेगा and into our knowledge base we have total 3 rules, rule 1, rule 2 and rule 3। तो rule 1, rule 2 और rule 3 के डिटेल्स इस तरीके से हैं and now we have to apply the backward chaining। जब कभी भी हम बैकवर्ड चेनिंग अप्लाई करेंगे तो वी हैव टू गो फॉर द स्टेप 1 और स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे गोल के साथ। तो व्हाट इज आवर गोल? गोल है पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक whether this goal has been previously added to the working memory or not। तो स्टेप 1 में हमने गोल सिलेक्ट कर लिया और अब स्टेप 2 में हम चेक करेंगे क्या ये गोल हमारे वर्किंग मेमोरी में प्रीवियसली एडेड है या नहीं। तो अगर वर्किंग मेमोरी में देखेंगे तो आप देख सकते हैं वर्किंग मेमोरी हमारा टोटली एम्प्टी है एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन नोन टू द वर्किंग मेमोरी, यानी अननोन रहेगा। और जब कभी भी कोई गोल अननोन है तो नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 3। इसका मतलब अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें नए सिरे से स्टार्ट करना। तो नए सिरे से जब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस वक्त हम चेक करेंगे कि हमारा गोल नॉलेज बेस में जिस रूल के देन पार्ट में ऐसा रूल कौन सा है उसी को हम गोल रूल बोलते हैं। तो इन स्टेप 3 वी हैव टू गो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल रूल एंड देयरफॉर इन स्टेप 3 वी हैव टू फाइंड आउट द रूल्स विद गोल इन देयर देन पार्ट। तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल नॉलेज बेस में हमारे पास 3 रूल है, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तो इनमें से ऐसा कौन सा रूल है जिसके देन पार्ट में हमारा गोल एग्जिस्ट करता है? तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट। तो फर्स्ट वाला रूल देखते हैं। तो फर्स्ट रूल के देन पार्ट में पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट है क्या? यस, एंड दैट्स व्हाई नाउ वी कैन से दैट रूल 1 जो है हमारा ये गोल रूल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही गोल रूल होगा, मल्टीपल गोल रूल भी हो सकते हैं एंड दैट्स व्हाई फिर से चेक कर लेंगे कि रिमेनिंग रूल के देन पार्ट में हमारा गोल एग्जिस्ट करता है क्या। तो रूल 2 का देन पार्ट हमारा गोल नहीं है एंड दैट्स व्हाई हियर वी कैन से दैट वी हैव ओनली सिंगल गोल रूल और वो जो रूल है दैट इज नॉट अ रूल 1। क्यों? क्योंकि हमारा गोल है पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट और रूल 1 के देन पार्ट में पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट यानी हमारा गोल एग्जिस्ट करता है एंड देयरफॉर यहाँ पे हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी द रूल 1। नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी द स्टेप 4। और स्टेप 4 में हमारा काम रहेगा जो भी हमारा गोल रूल है वो गोल रूल के प्रीमाइसेस को आइडेंटिफाई करना और वो प्रीमाइसेस वर्किंग मेमोरी में है क्या ये चेक करना। तो गोल रूल रूल 1 है। रूल 1 में टोटल प्रीमाइसेस कितने हैं? 2। पहला प्रीमाइस एंड सेकंड प्रीमाइस। तो फर्स्ट प्रीमाइस जो है दैट इज व्हाट देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक फॉर वेदर दिस प्रीमाइस इज नोन टू द वर्किंग मेमोरी और नॉट एंड दैट विल बी आवर स्टेप 4। तो स्टेप 4 में सी इफ रूल 1 प्रीमाइस 1 इज नोन। तो प्रीमाइस 1 कौन सा है? देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। तो चेक करेंगे वर्किंग मेमोरी में देयर आर साइन ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन नोन टू वर्किंग मेमोरी है क्या? वर्किंग मेमोरी अभी भी हमारा एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर प्रीमाइस वर्किंग मेमोरी में नहीं है एंड दैट्स व्हाई नाउ इट विल बिकम सब गोल 1 एंड देयरफॉर वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा दैट विल बी द स्टेप 5। और स्टेप 5 में अभी हमें चेक करना है इस सब गोल 1 को सपोर्ट करने वाला रूल कौन सा है। तो सब गोल 1 क्या हो गया हमारा? देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। तो अभी देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन इस पर्टिकुलर रूल को सपोर्ट करने वाला रूल। तो किसी रूल को सपोर्ट करने वाला रूल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? किसी रूल को सपोर्ट करने वाला रूल वो वाला होगा जिसके देन पार्ट में जिस पर्टिकुलर चीज को हम प्रूव करना चाहते हैं वो वाली चीज एग्जिस्ट करेगी। तो अभी हमें प्रूव क्या करना है? सब गोल 1। सब गोल 1 क्या है? देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन एंड दैट्स व्हाई अभी पूरी नॉलेज बेस में हमें सर्च करना है देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन ये पर्टिकुलर प्रीमाइस किस रूल के देन पार्ट में। तो रूल 1 में तो डेफिनेटली नहीं है। रूल 2 में चेक कर लेते। रूल 2 का देन पार्ट क्या है? देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि रूल 2 प्रीमाइस 1 ऑफ रूल 1 को सपोर्ट करने वाला रूल है
एंड दैट्स व्हाई स्टेप नंबर 5 में हमें जो परफॉर्म करना था वो था फाइंड रूल्स विद दिस प्रीमाइस. दिस प्रीमाइस मीन देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन इन देम पार्ट. तो our आंसर विल बी रूल नंबर 2. तो अभी हमें रूल नंबर 2 एज आंसर मिल गया. एंड आफ्टर दैट अभी हम चेक करेंगे रूल नंबर 2 का प्रीमाइस जो है वो नॉन टू वर्किंग मेमोरी है क्या. दैट विल बिकम अवर स्टेप नंबर 6. एंड दैट्स व्हाई इन स्टेप नंबर 6 रूल 2 का प्रीमाइस वन कौन सा है. द पेशेंस थ्रोट इज रेड वेदर इट इज नोन टू वर्किंग मेमोरी और नॉट. वो चेक करेंगे तो वर्किंग मेमोरी में है क्या, नहीं है. तो देन वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी द स्टेप 7. और स्टेप नंबर 7 में अभी हम चेक करेंगे कि द पेशेंस थ्रोट इज रेड इस प्रीमाइस को सपोर्ट करने वाला रूल हमारे पास है क्या. तो इस पर्टिकुलर प्रीमाइस को सपोर्ट करने वाला रूल इसका मतलब क्या होगा. इसका मतलब ये होगा द पेशेंस थ्रोट इज रेड इस चीज को सपोर्ट करने वाला रूल हमारे पास कोई है क्या. यानी पेशेंस थ्रोट इज रोल ये किसी रूल के देन पार्ट में एग्जिस्ट करता है क्या. दैट वी हैव टू चेक इन स्टेप नंबर 7. एंड देयरफॉर we have to find the rules with goal in then part as the patient throat is red. तो आप चेक कर सकते हैं रूल नंबर 1 के देन पार्ट में पेशेंट थ्रोट इज रेड है क्या, नहीं है. रूल नंबर 2 के देन पार्ट में है क्या, नहीं है. रूल नंबर 3 के देन पार्ट में है क्या, नहीं है. इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके देन पार्ट में पेशेंट थ्रोट इज रेड है. इसका मतलब द पेशेंस थ्रोट इज रेड इस प्रीमाइस को सपोर्ट करने वाला हमारे पास कोई भी रूल नहीं है. एंड देयरफॉर आंसर विल बी नो रूल फॉर्म. और जब कभी भी किसी प्रीमाइस को सपोर्ट करने वाला कोई रूल हमारे पास नहीं होता है ऐसे प्रीमाइस को हम प्रिमिटिव बोलते हैं. एंड देयरफॉर विद दिस प्रिमिटिव वी हैव टू मूव फर्दर एंड वी हैव टू गो टू स्टेप 8. तो स्टेप नंबर 8 में हमारा प्रिमिटिव जो बन जाएगा वो रहेगा द पेशेंस थ्रोट इज रेड. तो अभी पेशेंस थ्रोट इज रेड ये तो वर्किंग मेमोरी में भी नहीं है और पेशेंट थ्रोट इज रेड इस प्रीमाइस को सपोर्ट करने वाला कोई रूल भी हमारे पास नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंसल्ट करना है पेशेंट को एंड देन वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द पेशेंट वेदर द पेशेंट्स थ्रोट इज रेड एंड देयरफॉर नाउ क्वेश्चन आंसरिंग सेशन विल बी देयर. जब कभी भी प्रिमिटिव आएगा हमेशा क्वेश्चन आंसरिंग सेशन वहां पे होगा. एंड देयरफॉर हियर देयर विल बी द क्वेश्चन टू द पेशेंट इज द पेशेंट थ्रोट इज रेड. एंड मान के चलिए कि आंसर अगर यस है मींस पेशेंट का थ्रोट रेड है दिस पर्टिकुलर प्रीमाइस इज फाउंड टू बी ट्रू. एट दैट टाइम वी हैव टू फायर दैट रूल एंड देयरफॉर हियर वी हैव टू फायर रूल नंबर 2. तो किसी रूल को फायर करना इसका मतलब क्या है. किसी रूल को फायर करना इसका मतलब है उसका देन पार्ट वर्किंग मेमोरी में ऐड करना. तो पर्टिकुलरली फॉरवर्ड चेनिंग में हमने ये वाला मैकेनिज्म अप्लाई किया था. जब कभी भी किसी रूल को फायर करते थे तो उसका देन पार्ट हम वर्किंग मेमोरी में ऐड करते थे. बैकवर्ड चेनिंग में हमें देन पार्ट एज वेल एज ईफ पार्ट दोनों के दोनों पार्ट वर्किंग मेमोरी में ऐड करना है. एंड दैट्स व्हाई नाउ जब कभी भी हम रूल नंबर 2 को फायर करेंगे तो रूल नंबर 2 में प्रीमाइस 1 एंड कंक्लूजन है. तो प्रीमाइस 1 क्या है द पेशेंट थ्रोट इज रेड और कंक्लूजन क्या है देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन. बोथ द इंफॉर्मेशन विल बी एडेड टू द वर्किंग मेमोरी एंड दैट्स व्हाई हमारा वर्किंग मेमोरी कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो आप देख सकते हैं हमारे वर्किंग मेमोरी में दो चीजें हमने ऐड कर दी. पहला द पेशेंट्स थ्रोट इज रेड एंड सेकंड वन इज देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन. गेटिंग इट. तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व सब गोल 1. क्यों, क्योंकि हमारा गोल क्या था पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट और पेशेंट हैज स्ट्रेप थ्रोट. इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें दो चीजें प्रूव करना था. रूल नंबर 1 का प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2. तो प्रीमाइस 1 को हमने ऑलरेडी प्रूव किया है देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन एंड नाउ वी हैव टू गो टू सब गोल 2. तो अभी हम जाएंगे स्टेप नंबर 9 में जहां पे प्रूव करेंगे सब गोल 2. तो नाउ इन स्टेप नंबर 9 वी हैव टू चेक फॉर प्रीमाइस 2 ऑफ रूल 1. तो रूल 1 का प्रीमाइस 2 कौन सा है देयर इज एविडेंस दैट द ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस. तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं देयर इज एविडेंस दैट ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस. ये वाली चीज कहीं हमारे वर्किंग मेमोरी में एग्जिस्ट करती है क्या. तो वर्किंग मेमोरी को चेक करो वर्किंग मेमोरी में ये वाली चीज एग्जिस्ट करती है क्या, नो. और वर्किंग मेमोरी में ये वाली चीज एग्जिस्ट नहीं करती है इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा हमें चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्रीमाइस को सपोर्ट करने वाला कोई और रूल है क्या. एंड दैट्स व्हाई नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 10. अभी स्टेप नंबर 10 में हम चेक करेंगे देयर इज एविडेंस दैट ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस. इस चीज को सपोर्ट करने वाला रूल कौन सा है.
तो चेक करेंगे कि इस रूल के देन पार्ट में देयर इज एविडेंस दैट ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस, ये वाली चीज एग्जिस्ट करती है। तो रूल नंबर 1 देन पार्ट में पेशेंट हैज स्ट्रेप्टोकोकस, ये मैच नहीं हो रहा। रूल नंबर 2 में देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, ये भी मैच नहीं हो रहा है। रूल नंबर 3 में यस देयर इज एविडेंस दैट ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट सब गोल 2 को सपोर्ट करने वाला अगर कोई रूल हमारे पास है तो दैट इज व्हाट रूल 3। Getting it? And therefore now in step number 10 we have to find the rule with this premise, that is the evidence that organism is streptococcus in then part, और आंसर क्या रहेगा हमारा रूल नंबर 3। जैसे हमें रूल नंबर 3 मिल गया, अभी रूल नंबर 3 के टोटल 3 प्रीमाइसेस है, तो चेक करेंगे क्या ये तीनों के तीनों प्रीमाइसेस वर्किंग मेमोरी को पता है क्या। एंड फॉर दैट वी हैव टू गो टू स्टेप 11। तो हियर वी हैव स्टेप 11। तो स्टेप 11 में हमने देखा रूल नंबर 3 के टोटल 3 प्रीमाइसेस है। द स्टेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ग्राम्पोस, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कोकस एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन चेन्स। तो ये तीनों के तीनों प्रीमाइसेस वर्किंग मेमोरी को नोन है क्या, वो हमने चेक किया। वर्किंग मेमोरी में अभी हमारे पास 2 ही फैक्ट है और ये तीनों के तीनों प्रीमाइसेस वर्किंग मेमोरी के कंटेंट के साथ मैच नहीं हो रहे। इसका मतलब वर्किंग मेमोरी को ये नोन है क्या, नहीं है। और वर्किंग मेमोरी को अगर नोन नहीं है तो फिर सेम मैकेनिज्म हमें फॉलो करना है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा द स्टेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ग्राम्पोस, जिसको सपोर्ट करने वाला कोई हमारे पास रूल है क्या। अगर आप केयरफुली देखोगे तो तीनों रूल में किसी भी देन पार्ट में ये वाला प्रीमाइस नहीं है। सेकंड जो हमारा गोल बन जाएगा सब गोल, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कोकस, इसको भी सपोर्ट करने वाला कोई रूल नहीं है। और थर्ड जो बनेगा द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन चेन्स, इसको भी सपोर्ट करने वाला कोई रूल हमारे पास नहीं है। और जब किसी प्रिमिटिव को सपोर्ट करने वाला कोई रूल हमारे पास नहीं होता है तो वो चीज प्रिमिटिव बन जाती है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 प्रिमिटिव बन जाएंगे। और हमने पहले ही बोला था जब कभी भी हमारे पास प्रिमिटिव रहेंगे at that time question answering session will be there, and therefore the stain of the organism is grampos, the morphology of the organism is coccus and the growth of the organism is in chains। ये तीनों के लिए पेशेंट के साथ हमें क्वेश्चन आंसरिंग सेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और क्वेश्चन आंसरिंग सेशन का आउटपुट जो रहेगा वो अगर ट्रू रहेगा, दैट इज व्हाट आवर अजम्पशन। हम यहाँ समझ रहे हैं कि वी हैव टू अज्यूम दैट क्वेश्चन टू दिस आंसर इज ट्रू, तो देन वी हैव टू फायर रूल नंबर 3। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये तीनों के तीनों प्रीमाइसेस जो है वो ट्रू पाए गए, और तीनों के तीनों प्रीमाइसेस अगर ट्रू हो गए तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू फायर दैट रूल। तो हम रूल नंबर 3 को फायर करेंगे। तो जब कभी भी रूल नंबर 3 को फायर करेंगे, रूल नंबर 3 को फायर करने के बाद हमें ये तीनों की तीनों चीजें ऐड करना पड़ेगा और चौथा कंटेंट भी हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द कंक्लूजन। एंड देयरफॉर अगर हम देखेंगे तो हमारे अपडेटेड वर्किंग मेमोरी के कंटेंट कुछ इस तरीके से रहेंगे। पहले 2 कंटेंट जो है द पेशेंट थ्रोट इज रेड एंड देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, ये रूल नंबर 2 को फायर करने की वजह से आए थे। जबकि अभी रूल नंबर 3 को जब हम फायर करेंगे द स्टेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ग्राम्पोस, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कोकस, द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन चेन, और रूल नंबर 3 का कंक्लूजन जो होगा देयर इज एविडेंस दैट ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस। ये चारों के चारों फैक्ट्स वर्किंग मेमोरी में ऐड हो जाएंगे। गेटिंग इट? तो आफ्टर स्टेप नंबर 11 हमारा फाइनल आउटपुट इस तरीके से रहेगा। और फाइनली अगर हम देखते हैं तो फाइनली हमारे नॉलेज बेस में टोटल 3 रूल्स है और उनके डिटेल्स कुछ इस तरीके से है। जबकि वर्किंग मेमोरी को अगर हम देखेंगे तो वर्किंग मेमोरी में हमारे पास कुछ इस तरीके से फैक्ट्स रहेंगे। गेटिंग इट? नाउ बैकवर्ड चेनिंग मैकेनिज्म हमने जब अप्लाई किए थे, तो बैकवर्ड चेनिंग मैकेनिज्म अप्लाई करते वक्त हमारा सर्चिंग किस तरीके से हमने अप्लाई किया था, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सर्चिंग के वक्त हमने गोल से स्टार्ट किया था और हमारा गोल क्या था, पेशेंट है स्ट्रेप थ्रोट, तो स्ट्रेप थ्रोट के साथ हमने स्टार्ट किया। तो अभी स्ट्रेप थ्रोट हमारा गोल था और इस गोल को सपोर्ट करने वाला रूल कौन सा मिला था, पहला ही रूल मिला था। एंड दैट्स व्हाई जैसे ही पहला रूल मिल गया तो फर्स्ट रूल को हमने गोल रूल बोला थे। तो नाउ ड्यू टू रूल 1 अभी हमारे टोटल 2 सब गोल बन गए थे। पहला सब गोल जो था वो था साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, और दूसरा सब गोल जो था वो था ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस। तो अभी थ्रोट इन्फेक्शन साइन इस पर्टिकुलर सब गोल को हमें सबसे पहले प्रूव करना था, और बाद में ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस इसको बाद में प्रूव करना था। तो देयर आर साइंस ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, इसको सपोर्ट करने वाला कोई रूल है क्या, वो हमने चेक किया। तो साइन ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन इसको सपोर्ट करने वाला रूल 2 था, और रूल 2 में एक ही प्रीमाइसेस था, दैट इज पेशेंट थ्रोट इज रेड
एंड दैट्स व्हाई थ्रोट इन्फेक्शन साइन को प्रूव करने के लिए रेड थ्रोट को भी हमें प्रूव करना था। फिर हमने चेक किया रेड थ्रोट इस चीज को कहीं हम प्रूव कर सकते हैं क्या, तो पूरे रूल बेस में रेड थ्रोट को सपोर्ट करने वाला कोई रूल नहीं था, तो फिर हमने रेड थ्रोट को प्रिमिटिव बोला था और प्रिमिटिव के हिसाब से हमने क्वेश्चन आंसरिंग सेशन परफॉर्म किया था। जब कभी भी हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन परफॉर्म करेंगे और हमने अज्यूम किया था कि ये वाली चीज मान के चलो अगर ट्रू है, तो फिर रेड थ्रोट ये वाली चीज भी ट्रू हो गई थी, थ्रोट इन्फेक्शन साइंस ये वाला चीज भी ट्रू हो गया था। इसका मतलब स्ट्रेप थ्रोट का 50% हिस्सा हमने प्रूव कर दिया था। अभी रिमेनिंग 50% अगर हमें प्रूव करना है तो वी हैव टू प्रूव दैट ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस। तो अभी हमें चेक करना था ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस, इस चीज को सपोर्ट करने वाला कोई रूल है क्या। तो हमें पता चला कि इस चीज को सपोर्ट करने वाला रूल कौन सा है, रूल 3, क्योंकि रूल 3 के देन पार्ट में ये वाली चीज एग्जिस्ट करती है, देयर इज एविडेंस दैट ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड दैट्स व्हाई ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस। इस चीज को प्रूव करने के लिए जैसे कि हमारे पास रूल नंबर 3 में टोटल 3 प्रीमाइसेस है, तो फिर से हमारे पास 3 नए सब गोल बन रहे थे। पहला सब गोल बन रहा था स्टेनोग्राम पोल्स, दूसरा था मॉर्फोलॉजी फोकस और तीसरा था ग्रोथ चेन। अभी ये तीनों को सपोर्ट करने वाले फिर से हमने रूल्स देखे तो हमारे पास नए रूल्स नहीं थे, तो फिर हमने इनको प्रिमिटिव बोला था और प्रिमिटिव के बेसिस पर फिर से क्वेश्चन आंसरिंग सेशन हमने स्टार्ट किया था और मान के चले थे कि ये तीनों के तीनों ट्रू है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस ये वाली चीज भी प्रूव हो रही थी एंड फाइनली स्ट्रेप थ्रोट ये वाला जो हमारा अजम्पशन था उसको भी हम प्रूव कर रहे थे। तो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म व्हिच वी हैव टू अप्लाई ड्यूरिंग बैकवर्ड चेन। And now we have to understand some advantages of backward chaining. The first advantage is that it works well when problem naturally begins by forming a hypothesis and then seeing if it can be proven. तो मान के चलो कि आपके प्रॉब्लम का नेचर ही ऐसा है कि जिसमें आपको सबसे पहले कोई चीज को सस्पेक्ट करना है और सस्पेक्ट करने के बाद में आप उस चीज को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इस मैकेनिज्म से सॉल्व होने वाला अगर आपका प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली फॉर सच काइंड ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स बैकवर्ड चेनिंग विल बी द गुड अप्रोच। सेकंड, backward chaining remains focused on a given goal. This produces a series of questions on related topics, a situation that is comfortable for the user. तो अगर हम फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग की बात कर रहे थे, तो फॉरवर्ड चेनिंग में आपको याद आ रहा होगा कि एक छोटी सी चीज से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम डिराइव करते थे या जितनी भी इंफॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते थे वो सबको डिराइव करने की हम कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड इन केस ऑफ फॉरवर्ड चेनिंग। लेकिन ऐसा परफॉर्म करते वक्त हम रिलेटेड या अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे यूजर को, और अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछने की वजह से कभी कभी यूजर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चला जाता था, जबकि बैकवर्ड चेनिंग मैकेनिज्म में ऐसा नहीं है। बैकवर्ड चेनिंग मैकेनिज्म में सारा का सारा सर्चिंग मैकेनिज्म गिवन गोल के हिसाब से फोकस्ड होता है एंड दैट्स व्हाई बैकवर्ड चेनिंग के दौरान जो भी हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे हमेशा रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एंड दैट्स व्हाई अनकंफर्टेबल सिचुएशन कभी भी यूजर के लिए नहीं आएगा। दिस इज व्हाट द गुडनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैकवर्ड चेनिंग मैकेनिज्म। Whereas in forward chaining system attempts to infer everything possible from available information, a backward chaining system searches only that part of knowledge base that is relevant to the current problem. And that's why जब कभी भी हम फॉरवर्ड चेनिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे थे तो छोटी सी इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते वक्त सारी डायमेंशन में हम डेटा को सर्च कर रहे थे। वेयर एज बैकवर्ड चेनिंग मैकेनिज्म में ऐसा नहीं है, हम फोकस्ड है और फोकस करने की वजह से हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही हमेशा डेटा को सर्च करते रहते हैं। बैकवर्ड चेनिंग इज एन एक्सेलेंट अप्रोच फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क सच एज डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्शंस एंड डिबगिंग। तो पर्टिकुलरली डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्शन एंड डिबगिंग इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर हमें सॉल्व करना है तो बैकवर्ड चेनिंग विल बी यूजफुल फॉर अस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैकवर्ड चेनिंग। The principal disadvantage of backward chaining system is that it will continue to follow a given line of reasoning even if it should drop it and switch to a different one. तो बेसिकली अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन ही गलत है, ऐसा होने के बावजूद भी अगर हम बैकवर्ड चेनिंग मैकेनिज्म अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी उसी चीज से रिलेटेड सवाल हम पूछेंगे। तो दिस इज व्हाट द सीरियस ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। और इस चीज को अगर हमें रिजॉल्व करना है तो फॉर दैट टाइम वी हैव टू यूज कॉन्फिडेंस फैक्टर एंड मेटा रूल्स।
जनरली कॉन्फिडेंस फैक्टर और मेटा रूल्स यूज करते हुए इस पर्टिकुलर डिसएडवांटेज को हम ओवरकम कर सकते हैं. So this was all about what is backward chaining and how does we can apply backward chaining for solving the problem. Thank you.